जय हिंद। देखिए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, यहाँ पर में कुछ दिनों से इनकी आर्थिक स्थिति इस तरह से चौपट हो रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गया है और यहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। ये स्थिति ऐसा हो गया है कि यहाँ पर कई दिनों से लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट इतना विकराल रूप धर लिया है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो इस्तीफा दे दिए। साथ ही यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अभी अपना राष्ट्रपति भवन छोड़ करके कहीं भाग गए हैं। अब आखिर श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इस तरह से चौपट क्यों हो रहा है, क्यों वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति यहाँ पर इस्तीफा दे दिए हैं और ये श्रीलंका की आर्थिक स्थिति किस तरह से सुधर सकता है, इसको हम लोग समझते हैं। श्रीलंका को आप देखेंगे, जब आप वर्ल्ड मैप निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए भारत के बगल में यहाँ पर श्रीलंका है और ये भारत के बहुत ही नज़दीकी देश है। इस देश की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग में 22 मिलियन है। लगभग में 22 मिलियन लोग श्रीलंका में रहते हैं। ये देश 1948 में पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। इससे पहले यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगाली के शासन के बाद यहाँ पर कुछ दिनों तक अंग्रेजों ने भी शासन किया, लेकिन पूरी तरह से ये 1948 फरवरी 1948 को ये आज़ाद हो गया था। जिस टाइम में श्रीलंका में अंग्रेज शासन कर रहे थे उस टाइम में यहाँ की स्थिति थोड़ा ठीक था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि भारत से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, मालदीव से जो तमिल क्षेत्र के हिंदू लोग थे वे लोग यहाँ पर जाकर के रहने लगे। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर में जाके रहने लगे और धीरे धीरे यहाँ पर में मस्जिद मदरसों की संख्या बढ़ने लगी। आज के टाइम में जो वहाँ की तमिल क्षेत्र है वहाँ की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुका है। जिस टाइम में श्रीलंका में अंग्रेजों का शासन था, सोच रहा ये अंग्रेज लोग का अलगे नारा था, फूट डालो राज करो। ये लोग सोच रहा हमारे देश के ऊपर भी राज किया हुआ है काफी दिनों तक, लेकिन हम लोगों ने इसे कूट कूट करके भगा दिया था। लेकिन जब यहाँ से अंग्रेज जाने लगे थे श्रीलंका से तो उस टाइम में क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने जो तमिल क्षेत्र के हिंदू लोग थे, मुसलमान लोग थे उनमें, और यहाँ पर एक सिंघली वंश का जो है लोग रहता है सिंघली लोग, तो उन दोनों के बीच जो है सांप्रदायिक दंगा फैला दिया ताकि वहाँ पर में हमेशा जो है दंगा फसाद होते रहे। अब ये अंग्रेज लोग सोच रहा हम तो चले जाएंगे, अब हमारे जाने के बाद भी ये लोग खुशी पूर्वक नहीं रहे। इसलिए अंग्रेज जब जाने लगे तो यहाँ पर में वे क्या किए, तो सिंघली जो वहाँ पर में लोग थे उनके हाथों में वहाँ पर में सत्ता दे दिया और वहाँ के जो तमिल क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम लोग थे उनके बीच में जो है सांप्रदायिक दंगा फैला दिया। उसके बाद जाकर के ये सिंघली के जो लोग थे ये लोग वहाँ के तमिल क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में जो है खूब अत्याचार किया इन लोगों के ऊपर, खूब जो है उन लोगों को मारता था, पीटता था, अलग अलग तरह से उन लोगों को परेशान करता था। अब वहाँ के जो सिंघली लोग थे वो ये नहीं जानते थे कि आखिर अंग्रेज जो है इस तरह के सांप्रदायिक दंगा क्यों फैला रहा है, क्यों जो है उनके प्रति गलत भावना है उनके मन में, उनके प्रति नफरत क्यों फैला रहा है, ये सिंघली लोग भी नहीं जानते थे। लेकिन मेन बात क्या था, जो अंग्रेज था और वहाँ के जो मुस्लिम सल्तनत के लोग थे वे लोग हमेशा श्रीलंका को परेशान देखना चाहता था, उन दोनों के बीच जो है नफरत फैलाना चाहता था। और हुआ भी यही, जब अंग्रेज वहाँ से चले गए उसके बाद भी जो सिंघली लोग थे वे लोग तमिल क्षेत्र के हिंदू और मुसलमान के ऊपर अलग तरह से जो है अत्याचार करते थे। ये लोग काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए वहाँ के सिंघली लोग जो है तमिल क्षेत्र के लोगों पर। अब तमिल क्षेत्र के जितने भी लोग थे वे लोग काफ़ी ज़्यादा अत्याचार सहने के बाद उन लोगों के बीच में एक जो है आतंकवादी संगठन जो है पनप गया, जिस आतंकवादी संगठन का नाम था लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म ये होता है लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम। तो लिट्टे नाम का एक आतंकवादी संगठन यहाँ पर बन गया। अब जब वहाँ पर में अत्याचार सहते सहते वहाँ पर आतंकवादी संगठन बन गया लिट्टे, तो ये लिट्टे लोग जो है यहाँ पर में सिंघली लोग के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करने लगे। सिंघली के कई सारे जो है नेता लोग थे उनको मार देते थे, जो निर्दोष लोग थे सिंघली के उनको मार देते थे। यहाँ तक कि जो उस टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वे भी लिट्टे के शिकार हो गया। मतलब लिट्टे के जो लोग थे ये लोग ही राजीव गांधी को मरवाया हुआ था। अब लिट्टे के लोग भारत के प्रधानमंत्री को क्यों मरवाया, इसका कारण जानिए। जब लिट्टे लोग सिंघली लोग के ऊपर जो है अत्याचार करने लगा तो यहाँ पर उस टाइम में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने सिंघली लोग को बचाने के लिए यहाँ से अपनी सेना भेजा हुआ था। इसलिए वहां पर जो लिट्टे लोग थे, जो आतंकवादी संगठन थे, तो वे लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। और हुआ भी यही, जो राजीव गांधी थे वे चेन्नई में एक जगह है श्री पेरमबंदर, वहां पर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी बीच में वहां पर में बम विस्फोट हुआ जिसमें राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। तो राजीव गांधी की मृत्यु के जो जिम्मेवार हैं
वो यहाँ के लिट्टे जो है आतंकवादी संगठन है वही है, उन्हीं के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, वही लोग इनकी मृत्यु की साजिश रच रहे थे। अब जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948, 4 फरवरी 1948 को, उसके बाद से श्रीलंका की ऐसी आर्थिक स्थिति कभी नहीं हुआ था जिस तरह से आज है। यहाँ पर में अभी के टाइम में महंगाई जो है आसमान छू रहा है, हर खाने पीने वाला सामान जो है सो महंगा हो गया है, ईंधन भी महंगा हो गया है, हर चीज़ यहाँ पर में महंगाई आसमान छू रहा है। आज से 3 से 4 महीने पहले यहाँ पर सेब की कीमत 500 रुपये केजी था और आज के टाइम में सेब का कीमत 1000 से भी ज़्यादा रुपये केजी हो गया। मतलब 3 से 4 महीने के अंदर में इतना ज़्यादा फर्क आ गया है। दूध अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के टाइम में 2000 रुपये लीटर यहाँ पर दूध मिल रहा है। चावल अगर आप देखेंगे 300, 400, 500 केजी रुपये यहाँ पर चावल मिल रहा है। जो नाशपाती आते हैं, फल आते हैं खाने वाले, वो आज से 3-4 महीने पहले यहाँ पर 700 रुपये केजी था और आज के टाइम में आप देखेंगे तो यहाँ पर 1500 रुपये केजी नाशपाती हो गया है। ससुरा मछली यहाँ पर में 1000-1500 रुपये केजी हो गया है। जो यहाँ पर दाल वगैरह है खाने के लिए वो यहाँ पर में 300-400 रुपये केजी हो गया है। तो हर चीज़ यहाँ पर में महंगा हो गया है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद होते जा रहा है। इन लोगों के पास खुद का कोई पेपर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर में कई सारे एग्जाम जो है उसको कैंसिल किया गया था। यहाँ पर बिजली की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। सिर्फ 2 घंटे ही यहाँ पर पूरे दिन में बिजली आती है। अब 2 घंटे ही बिजली आती है, जिसके कारण पूरा जो है सो फाइनेंशियल मतलब हर चीज़ यहाँ पे बर्बाद हो गया है, क्योंकि हर काम आज के टाइम में बिजली पे ही होता है। अब बिजली ही नहीं रहेगा तो कोई भी काम ही नहीं होगा, जिसके कारण ये दिनों दिन बर्बाद होते जा रहा है। यहाँ पर पेट्रोल डीजल का भी किल्लत हो गया, मतलब पेट्रोल डीजल भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया, जिसके कारण यहाँ पर में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पूरा जो है सो चौपट हो रहा है। सोचिए यहाँ पर 1 कप अगर आप चाय पियेंगे तो 1 कप चाय का कीमत यहाँ पर में 100 रुपया हो गया है। मतलब पूरे तरह से ये बर्बाद होते जा रहा है। हर चीज़ का रेट यहाँ पर में 10 गुना बढ़ गया है। महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आखिर इसका हालत ऐसा हुआ क्यों इसकी महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया? इसका बहुत सारा कारण है। देखिए, इनका जो मुख्य आय का स्रोत है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर में रबर की खेती होती है, नारियल की खेती होती है, चाय का उत्पादन होता है, तंबाकू का उत्पादन होता है, सीमेंट का भी यहाँ पर उत्पादन होता है, साथ ही यहाँ पर कपड़े वगैरह भी बनते हैं, पेट्रोलियम भी है यहाँ पर में, खेती भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में किया जाता है। साथ ही टूरिस्ट से भी इनका इनकम होता है। चाय की खेती यहाँ पर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। ये दूसरे देश को जो है सो चाय की पत्ती बेचता है, उससे इसकी इनकम होता है। साथ ही यहाँ पर चावल की भी खेती होती है, जो चावल ये दूसरे देश को जो है सो बेचता है। तो इन सब से इनकी आय का स्रोत बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इनका जितना भी आय का स्रोत था वे धीरे धीरे सबके सब चौपट होते गए, सबके सब बर्बाद होते गए। अब ये सब कैसे बर्बाद हुआ इसको समझिए। सबसे ज़्यादा इनका इनकम टूरिस्ट से होता था। अब टूरिस्ट भी यहाँ पर जाना बंद कर दिया। मेन कारण क्या था कि ये यहाँ पर में तमिल क्षेत्र के जो हिंदू लोग थे उनके साथ ही अभद्र व्यवहार करते थे, उनके साथ जो है सो गलत व्यवहार करते थे, जिनके कारण भारत के साथ इनका संबंध बिगड़ गया और भारत का लोग यहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। भारत से जो भी लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते थे पहले, वे लोग जाना बंद कर दिए। इसके अलावा जो अदर कंट्री के लोग यहाँ पर में घूमने के लिए जाते थे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ईस्टर्न डे मनाया जाता है। ईस्टर्न डे के दिन यहाँ पर में बम ब्लास्ट हो गया, जहाँ पर में 250 के लगभग में जो है सो लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें लगभग में 45 जो टूरिस्ट थे वे अलग अलग कंट्री के थे। अब अलग अलग कंट्री के लोग का यहाँ पर मृत्यु हो गया बम ब्लास्ट के चलते। तो यहाँ पर में क्या हुआ कि जो भी दूसरे कंट्री के टूरिस्ट लोग यहाँ पर में आते थे उनके मन में अलग डर एक पैदा हो गया। उस डर के चलते अब यहाँ पर में टूरिस्ट जाना जो है सो कम कर दिया। साथ ही यहाँ पर जो बम ब्लास्ट करवाया हुआ था ईस्टर्न डे के दिन, तो उसका ये लोग गहन मतलब अच्छे से जांच नहीं करवाया कि आखिर क्यों जो है सो यहाँ पर बम ब्लास्ट करवाया गया, किसने करवाया गया। तो इन सब के कारण जो अदर कंट्री के टूरिस्ट यहाँ पर में घूमने के लिए आते थे वे लोग भी यहाँ पर में आना बंद कर दिए। इसके अलावा जो बचे हुए काम थे वो कर दिया कोरोना ने आकर। कोरोना आने के कारण यहाँ पर में काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन लगा रहा। लॉकडाउन के चलते जो इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ पर आती थी वो भी आना बंद हो गया। इंटरनेशनल मतलब दूसरे देश से जो टूरिस्ट आते थे वे सब आना बंद हो गया। इन्हें टूरिस्ट से जितने भी इनकम आते थे वे पूरा का पूरा इनकम चौपट हो गया। टूरिस्ट से इनका पैसा आना बंद हो गया। इसके बाद सबसे ज़्यादा इनकम इनका खेती से होता था, कृषि से होता था। कृषि को यहाँ के नेता लोग चौपट कर दिया। नेता लोग कृषि को कैसे चौपट किया इसको समझिए।
यहाँ के जो नेता लोग थे, यहाँ ये लोग क्या सोचे कि हम लोग जो रासायनिक खाद का यूज करते हैं, जो यूरिया हो गया, पोटास हो गया और भी कई सारे रासायनिक खाद हैं, तो रासायनिक खाद में क्या होता है कि जब हम फसल में छिड़काव करते हैं या फिर फसल में हम उस खाद का यूज करते हैं तो फसल जो है सो बहुत जल्दी उपज जाता है, काफ़ी मात्रा में जो है सो उपजता है। लेकिन यहाँ के नेता लोग अलग बुद्धि लगाए, वे लोग बोले कि नहीं, अब रासायनिक खाद का यूज हम नहीं करेंगे, जो नेचुरल खाद होता है, ऑर्गेनिक खाद होता है, उसका हम यूज करेंगे। अब ऑर्गेनिक खाद की सबसे बड़ी खराबी क्या है कि इसका असर तुरंत नहीं दिखता है। अगर आपने अभी ऑर्गेनिक खाद का यूज करना शुरू किया है तो इसका असर 15 साल 20 साल के बाद जो है सो इसका असर दिखता है, उसके बाद जाकर के खेती अच्छा होता है। लेकिन जो रासायनिक खाद होते हैं इसका असर बहुत जल्द ही दिखने लगता है, फसल तेजी से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो यहाँ के नेता लोग अलग ही बुद्धि लगाए, बोले कि हम लोग जो है सो नेचुरल खाद की यूज करेंगे, रासायनिक खाद का यूज नहीं करेंगे। रासायनिक खाद हम लोग दूसरे देश से खरीदते हैं, और ये लोग जो रासायनिक खाद खरीदते थे वो भी ये लोग दूसरे देश से खरीदते थे। इन लोगों के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और दूसरे देश से जो ये लोग रासायनिक खाद खरीदते थे, लगभग में $4 मिलियन का रासायनिक खाद ये लोग दूसरे देश से खरीदते थे। तो ये लोग, यहाँ के नेता लोग सोचे कि यार ये $4 मिलियन हमारे देश में बच जाएंगे, हम लोग क्यों ना ऑर्गेनिक खाद का यूज करेंगे। अब भाई ऑर्गेनिक खाद का आप यूज करेंगे तो ऑर्गेनिक खाद का असर तुरंत नहीं दिखता है, उसका असर धीरे धीरे दिखता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रासायनिक खाद मिलना बंद हो गया, जिसके कारण यहाँ पर ऑर्गेनिक खाद का मांग, डिमांड जो है सो बढ़ गया। तो यहाँ के नेता लोग क्या किए कि चाइना से ऑर्गेनिक खाद मंगाए $70 बिलियन का, और ये चट्टा चाइना वाले ने क्या किया कि सड़ा हुआ खाद दे दिया, जिसमें बीमारी लग गया था जिस खाद में, वो खाद श्रीलंका को दे दिया। दूसरा, वो खाद में क्या था, खाद लोग क्यों डालता है ताकि पेड़ पौधा जल्दी से बड़े हो। अब इस खाद में क्या था, जो चाइना से मंगाया हुआ था, इस खाद में पहले से ही बीमारी लगा हुआ था, पहले से ही इसमें कीड़े मकोड़े हो गए थे। अब वे खाद जब पौधे में डाला जाता था तो पौधा बड़ा नहीं होता था, बल्कि उसमें जो कीड़ा रहता था वो पौधा को ही खा लेता था। सोचा लोग खाद डालता है क्यों, ताकि पेड़ पौधा जल्दी से बड़ा हो। दूसरा, छोटा गधा ऐसा खाद भेज दिया श्रीलंका को कि वो पौधा ही खा जाता था। अब श्रीलंका ने यहाँ पर में क्या किया, जो चाइना से खाद मंगाया हुआ था $70 बिलियन का, उस खाद को फिर से अपने जहाज में लाद दिए और उसको फिर से भेज दिए चाइना, और उसको जो फिर से रिटर्न किए उसमें इन्हें $7 मिलियन खर्चा आया। वाह, किसी का नहीं होगा। हम लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान गधा वो है, ये तो उससे भी बड़का गधा निकला। अब इस चाइना से खाद मंगाने के चक्कर में इसका $7 बिलियन जो पैसा बचा हुआ था कृषि वाला, वो भी पैसा इनका बर्बाद हो गया। अब इनके पास एक भी रुपया नहीं बचा था। यहाँ पर में ऐसा हालत हो गया कि श्रीलंका को अपने देश के नागरिक के पेट पालने के लिए इन्हें चावल गेहूं जितने भी अनाज थे वे भी इन्हें दूसरे देश से खरीदना पड़ा। जो देश खुद पहले अपना चावल गेहूं उपजाता था, उन्हें अब दूसरे देश से चावल गेहूं खरीदना पड़ा, जिसके कारण इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा, पूरा का पूरा पैसा इनके पास से खत्म हो गया। अब इनके पास एक भी रुपया बचा नहीं, बेचारा चले गए दुनिया से लोन मांगने के लिए, IMF से लोन मांगने के लिए, भारत से लोन मांगने के लिए। आपको बता दें कि श्रीलंका के पास इतना ज़्यादा कर्जा पहले से ही था $7 बिलियन का, मतलब इनके पास जितना भी कर्जा था उस कर्जा का EMI चुकाने के लिए भी इन्हें लोन लेना पड़ता है। इतनी ज़्यादा हालत इनकी ख़राब हो गई है कि IMF वगैरह भी इसको लोन देने से मना कर रहा है, जो वर्ल्ड बैंक है वो भी इन्हें लोन देने से मना कर रहा है। देखिए, IMF लोन कब देता है किसी देश को, किसी भी देश को वर्ल्ड बैंक तभी लोन देता है जब मान लीजिए किसी देश को सड़क बनवाना है, कोई कारखाना लगवाना है, मतलब देश के तरक्की करने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देती है। लेकिन अब इन्हें कर्जा चुकाने के लिए थोड़े ना वर्ल्ड बैंक लोन देगा, नहीं देगा। तो यहाँ पर स्थिति इनकी ऐसा हो गया है। साथ ही जब IMF लोन देती है तो उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब IMF अगर किसी देश को लोन देता है तो वो यहाँ पर कहता है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसको हम संभालेंगे। मतलब अगर श्रीलंका IMF से लोन लेता है तो इसकी जितने भी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो IMF के पास में चला जाएगा, IMF के हाथ में चला जाएगा। IMF जो करना चाहेगा वो कर सकता है। अब जब इनके पास एक भी रुपया नहीं बचा तो श्रीलंका ने एक दिमाग लगाया वहाँ के नेता लोग कि क्यों ना हम टैक्स फ्री कर दें। अगर हम टैक्स फ्री कर देते हैं तो दूसरे कंट्री के जितने भी कल कारखाने होंगे, फैक्ट्रीज होंगे, वे हमारे देश में आकर के आ जाएंगे, तो इससे हमारे देश की जो है इनकम बढ़ जाएगा।
अब यहाँ पर इन्होंने टैक्स भी फ्री कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने टैक्स फ्री किया था, इधर आ गया कोरोना। पूरी दुनिया का जितनी भी कंपनी था सब के सब ठप हो गया। क्यों? कोई यहाँ पर में आएगा, बेचारा का जो टैक्स से भी पैसा आता वो टैक्स का भी पैसा आना बंद हो गया। मतलब हर तरह से ये बर्बाद हो गया। देखिए, श्रीलंका को पूरी तरह से बर्बाद करने में जो वहाँ के राजपक्षे परिवार था, राजपक्षे परिवार का जो है इसमें हाथ है। अब राजपक्षे परिवार में क्या था कि एक ही परिवार का यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, उसी परिवार से यहाँ के राष्ट्रपति थे, उसी परिवार के वित्त मंत्री थे, उसी परिवार के खेल मंत्री थे, एक ही परिवार के सिंचाई मंत्री थे, एक ही परिवार के कृषि मंत्री थे। अब जब एक ही परिवार का सब मिलकर के रहेगा तो क्या करेगा? खोखला करबे करेगा। देखिए, श्रीलंका में एक मंत्री था जिसका नाम था एल्विन राजपक्षे। अब ये जो एल्विन राजपक्षे थे, इनके 4 पुत्र थे, मतलब इनके 4 ठो बेटा थे। एक थे गोटाबाया राजपक्षे, दूसरा थे महेंद्र राजपक्षे, तीसरा थे बासिल राजपक्षे और चौथा थे चमल राजपक्षे। अब यहाँ पर देखिए, जो गोटाबाया राजपक्षे थे वे यहाँ के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अभी राष्ट्रपति भवन को ही छोड़ करके भाग गए, पता नहीं कहाँ भाग गए। जो महेंद्र राजपक्षे थे वे महेंद्र राजपक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। जो इनके तीसरे पुत्र थे बासिल राजपक्षे, वे यहाँ के वित्त मंत्री थे, इन्होंने पूरी संसाधन को चौपट करके रख दिया। और जो चमल राजपक्षे थे ये वहाँ के सिंचाई मंत्री थे, इन्होंने कृषि को पूरी तरह से चौपट कर दिया। अब जो महेंद्र राजपक्षे थे वहाँ के प्रधानमंत्री, उनके भी 2 बेटे थे। दूसरा ये लोग खानदानी चोर था। अब जो महेंद्र राजपक्षे थे इन्हें 2 बेटे थे, एक थे नवल राजपक्षे और दूसरे थे यूसिया राजपक्षे। जो नवल राजपक्षे थे ये खेल मंत्री थे, ससुराई खेल जगत को चौपट करके रख दिया। जो यूसिया राजपक्षे थे ये वहां के रोजगार मंत्री थे, मतलब यही निर्धारित करता था कि किसको रोजगार देना है, किसको बेरोजगार करना है। इसके बाद जो चमल राजपक्षे थे, चमल राजपक्षे के भी 2 बेटे थे, एक थे शशीन्द्र राजपक्षे जो कृषि मंत्री थे, ससुरा ये कृषि को चौपट करके रख दिया। और दूसरा था समेंद्र राजपक्षे जिनके पास में एयरलाइन की कमांडो थे, इन्होंने एयरलाइंस को चौपट करके रख दिया। मतलब पूरे के पूरे खानदान ही ससुरा चोर चोटा था। साथ ही न जाने इसके भतीजा, ममेरा, मुसेरा, फुसेरा और भी कई सारे मंत्री, हालांकि उतना बताना भी मुश्किल है। तो ये पूरे के पूरे खानदान ने मिलकर के श्रीलंका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब वहां पर महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों का रहना वहां पर मुश्किल था। कई दिनों से वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट इतना विकराल रूप ले लिया, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा विकराल, मतलब पूरे के पूरे जनता रोड पर आ गई है। और जो राष्ट्रपति भवन है उसमें तोड़फोड़ की है, जहां पर प्रधानमंत्री की आवास था, प्रधानमंत्री की आवास में भी सोचा ये लोग आग उग लगा दिए। लगाना सोचा लगाएगा ही, जब पूरा देश को लूटा तो मतलब छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। तो राष्ट्रपति भवन को भी घेर लिया। राष्ट्रपति भवन में देखिए ना, स्विमिंग पूल में सोचा सब नहा रहा है, जिम कर रहा है, खेल कूद रहा है अपना, मतलब जितने भी सरकारी संपत्ति थे इन लोगों का संपत्ति था, उन सब पर में प्रदर्शनकारी का जो है तो यहाँ पर में कब्जा हो गया है। तो जो महेंद्र राजपक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, और जो यहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने भी अपना राष्ट्रपति भवन छोड़ करके भाग गया है। अब यहाँ पर में देखना ये है कि कौन सत्ता में आता है, किसकी सरकार होती है और कब तक इन श्रीलंका की हालत जो है सो सुधार होते हैं। आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।